गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। यानी संविधान के अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत जो है राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट। भारत क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट, यानी राज्यों का संघ है। यह बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है। अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि भारतीय संसद विधि द्वारा नए राज्य का गठन कर सकती है। इसके लिए पहले उस राज्य के क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन कर सकती है। यानी संघीय सरकार या संसद नए राज्य का गठन कर सकती है, उसका नामकरण कर सकती है, उसके क्षेत्र में या सीमा में परिवर्तन कर सकती है। यह बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में कहा गया है। जबकि अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि भारत की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि भारत के कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। यानी राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है, और यह बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में कही गई है। जबकि अनुच्छेद 64 में यह कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। यानी जो उपराष्ट्रपति का पद है वो सामान्य स्थितियों में राज्यसभा का सभापति के रूप में कार्य करता है, यानी उसका अध्यक्ष होता है। जबकि वो उस सभा का सदस्य नहीं होता है। वोटिंग प्रक्रिया में भी वो भाग नहीं लेता है, क्योंकि राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, वो तो उपराष्ट्रपति होता है। और उपराष्ट्रपति को यह दायित्व दिया गया है कि उस सभा का सदस्य नहीं होने के बावजूद भी राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, यानी सभापति होता है, और इसलिए वोटिंग प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। लेकिन जहाँ पक्ष और विपक्ष के मतों का यदि वोटिंग में बराबर हो जाए तो निर्णायक मत वह दे सकता है, लेकिन सामान्य स्थिति में निर्णायक मत नहीं देता है। इसलिए अनुच्छेद 64 में एक उपराष्ट्रपति होगा और वह राज्यसभा का सभापति या अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। जबकि संविधान के अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि एक मंत्री परिषद होगी और उसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री रहेगा। यानी 74 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, या कहने का मतलब है कि एक मंत्री परिषद होगी और उस मंत्री परिषद का हेड या कैप्टन जो होगा वो प्रधानमंत्री होगा, और प्रधानमंत्री के सुझाव पर, यानी मंत्री परिषद के सुझाव पर ही राष्ट्रपति अपने कार्य को संपन्न करेगा। यानी जो मंत्री परिषद का गठन जो होगा और उसका मुखिया जो प्रधानमंत्री होगा, ये जो लोग चाहेंगे उसी के अनुरूप राष्ट्रपति को कार्य करना होगा। यह बात संविधान के अनुच्छेद 74 में कही गई है। जबकि अनुच्छेद 76 में यह बताया गया है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा और जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यानी महान्यायवादी जाने माने वकील होते हैं, विधि विशेषज्ञ होते हैं, जो सरकार के कानूनी पक्षों को देखते हैं, और ये भारत सरकार का
कानूनविद होते हैं, जिसको महान्यायवादी का नाम दिया गया है। और महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और अनुच्छेद 76 के अंतर्गत करता है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि भारत का महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के तहत करता है, तो अनुच्छेद 76 के तहत करता है। और भारत के संसद में बैठने वाला कौन ऐसा सदस्य है कि जो उसके सदन में तो बैठता है, लेकिन उसे मत में या मतदान में भाग नहीं लेता है। यानी यह महान्यायवादी संसद में बैठता है, उसके कानूनी पक्षों को देखता है, उसका सदस्य नहीं होता है। यानी न लोकसभा का सदस्य होता है, न राज्यसभा का सदस्य होता है, फिर भी वो सदनों में जाकर ही बैठता है और वहाँ वोटिंग प्रक्रिया में ही भाग नहीं लेता है। और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और इसका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। और ये जो है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। जबकि अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री का एक कर्तव्य होगा कि जो भी प्रशासनिक और विधायी मामलों में जो मंत्रिपरिषद निर्णय ले रहा है, इसकी सूचना जो है वो राष्ट्रपति को दे। यानी प्रधानमंत्री का यह दायित्व दिया गया है, कर्तव्य दिया गया है अनुच्छेद 78 के तहत कि जो उसके मंत्रिपरिषद प्रशासनिक और कार्यपालिका या विधायी संबंधी जो भी निर्णय ले, उसकी सूचना राष्ट्रपति को देना होगा। क्योंकि राष्ट्रपति भी कार्यपालिका का प्रमुख होता है, संसद का भी एक भाग होता है। यानी संसद में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, तो लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, ये तीनों लोग मिलकर ही संसद का निर्माण करते हैं। यदि ये भी क्वेश्चन पूछता है कि संसद में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, तो संसद में राष्ट्रपति भी शामिल होते हैं, लोकसभा भी शामिल होता है और राज्यसभा भी शामिल होता है। तो चूंकि सरकार जो होती है, जो मंत्रिपरिषद होती है, जिसका हेड प्रधानमंत्री होता है, तो मंत्रिपरिषद आए दिन बहुत सारे फैसले लेते हैं, बहुत सारे नियम कानूनों को भी संसद में पास करवाते हैं या कुछ पास करवाने वाले होते हैं, कोई निर्णय लेते हैं, कोई कानून बनाते हैं। तो ये सारी बातों की जानकारी राष्ट्रपति को कैसे होगी, क्योंकि बाद में उसका सिग्नेचर भी करवाना होता है कानून बनने के बाद, या कोई निर्णय है। तो राष्ट्रपति चूंकि संसद का एक अभिन्न अंग है और भारतीय संविधान अनुच्छेद 78 के तहत एक प्रावधान किया गया है कि अपने कार्यपालिका का जो हेड है उसको नीतिगत या प्रशासनिक या विधायी संबंधी निर्णय को मंत्रिपरिषद जो ले रही है, उसका जो हेड है मुख्य प्रधानमंत्री, उसकी सूचना प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को दे। यानी सीधे सीधे बात समझ लीजिए कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद के निर्णय से अवगत कराए, यानी उसको सूचना दे, उसको हर बात को शेयर करें, बताए जो प्रशासनिक और कार्यपालिका संबंधी या विधायी संबंधी कोई निर्णय है। तो यानी अनुच्छेद 78 अनुच्छेद 86 में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने और संदेश भेजने का अधिकार है। यानी राष्ट्रपति जो है संसद को संबोधित करता है, क्योंकि संसद का वो अभिन्न अंग होता है। कोई भी बात है, कोई भी मंत्रिपरिषद निर्णय ले रही है, तो सारे सदस्यों को भी उसकी सूचना राष्ट्रपति के माध्यम से कई बार मिल जाती है। हर साल में कम से कम 6 माह पर एक बार संसद को संबोधित करना होता है। यानी राष्ट्रपति और राज्य स्तर पर राज्यपाल सदन को क्या करता है, साल में 6 महीना पर एक बार कम से कम सदन को संबोधित करना रहता है। और खासकर यह संबोधन जो है कि मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय, चाहे प्रशासनिक हो, कार्यपालिका संबंधी निर्णय हो या विधायिका संबंधी,
या फिर वित्तीय बजट से संबंधित कोई मामला हो, तो इन सारी बातों को राष्ट्रपति संसद को संबोधित करता है और इसके माध्यम से बहुत सारी बातों की जानकारी सदस्यों को मिलती है जो सरकार में शामिल नहीं होते या सरकार में रहते हुए बहुत सारे ऐसे सदस्य होते हैं जो मंत्री परिषद का अंग नहीं होते हैं, तो उनको सूचना कहाँ से मिलती है? तो उनको सूचना राष्ट्रपति के माध्यम से जब वो संसद को संबोधित करते हैं तो 86 के तहत राष्ट्रपति संसद को संबोधित करने की और उसे संदेश भेजने की शक्ति है। अगर नहीं जाते हैं तो संदेश भेजवा कर किसी से नियुक्त व्यक्ति से उस संदेश को पढ़वा सकते हैं, स्वयं पढ़ सकते हैं, लेकिन 6 महीने में ऐसा राष्ट्रपति को करना होता है जो सदन को संबोधन से संबंधित है। जबकि अनुच्छेद 108 में 8 ये कहता है कि कोई भी सांसद, कोई भी माने सदन, जैसे लोकसभा और राज्यसभा, तो दोनों सदन किसी बात को लेकर असहमत हैं, किसी विधि निर्माण को लेकर असहमत है, कोई कार्यपालिका या विधायी संबंधी निर्णय को लेकर असहमत है, दोनों में तालमेल नहीं बैठ रहा है, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति दोनों सदनों को संयुक्त बैठक बुलाता है। यानी उनको इसलिए बैठक बुलाता है कि ताकि आपस में सहमति बन जाए, और चूंकि राष्ट्रपति बुलाता है उस पर तो इस बात को लेकर काफी अहमियत दी जाती है कि चूंकि राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला रहा है और उस पर विचार होना जरूरी है, तो दोनों सदन विचार के लिए संयुक्त रूप से बैठते हैं और राष्ट्रपति वहाँ संबोधित भी करता है, बात भी रखता है और एक राष्ट्र हित में इस पर निर्णय भी लिए जाते हैं और उनकी बात मानी भी जाती है। इसे देश में 3 बार के करीब में संयुक्त बैठक भारत में हो चुका है और 108 के तहत भारत में राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि असहमति की स्थिति में दोनों सदनों को संयुक्त रूप से बैठक बुलाने और गतिरोध समाप्त करने से संबंधित अधिकार का प्रावधान है। जबकि अनुच्छेद 110 में यह कहा गया है कि धन विधेयक को इसमें परिभाषित, यानी 110 में जो है धन विधेयक से संबंधित बातों को पढ़े, कौन सा धन विधेयक होगा, यानी जो बजट होता है उसमें एक वित्त विधेयक होता है, एक धन विधेयक होता है, तो 110 में धन विधेयक है, जबकि 112 में जो है वित्तीय संबंधी मामलों से यानी बजट से संबंधित है। यानी 112 जो है बजट से संबंधित मामला होता है और यह वित्तीय वर्ष में राष्ट्रपति संसद में बजट को पेश किया जाता है। यानी 112 के तहत जो बजट होता है वो पेश किया जाता है और राष्ट्रपति द्वारा संसद में उसको रखवाया जाता है। जबकि 111 में जो है 111 में राष्ट्रपति के पास दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक जाता है तो राष्ट्रपति उन विधेयकों को सहमति प्रदान कर सकता है, अस्वीकृत कर सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। लेकिन यदि दोबारा फिर उसी विधेयक को संसद यदि राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति उसे अस्वीकृत नहीं करेगा। यानी सीधी सीधी बात है कि 110 में धन संबंधी विधेयक को परिभाषित किया गया है। 11 में कहा गया है कि यदि कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है और राष्ट्रपति उस विधेयक को अपनी सहमति प्रदान कर सकता है या पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, तो अगर दोबारा पुनर्विचार के बाद भेजने के बाद उसी रूप में फिर आ जाए या उसमें संशोधित कर आ जाए तो राष्ट्रपति उस विधेयक को मंजूरी हर हाल में देना होगा, यानी उसको अब फिर नहीं लौटाना है। यानी राष्ट्रपति के हाथ बंधे हुए हैं
कि एक बार पुनर्विचार के लिए इसलिए कहता है कि उसको लग रहा है कि ये मामला ठीक नहीं है, इस पर जल्दीबाजी हुई है या फिर से इसमें विचार किया जाए। तो जब लौटाया जाता है तो फिर से उसको देखा जाता है कि अगर कोई कमी है तो दूर करने का एक अवसर भी मिल जाता है। अगर मंत्रिपरिषद और उसके मुख्य यानी प्रधानमंत्री को लगता है कि नहीं, हमने जो विधेयक भेजा है वो विधेयक सही है, उसमें किसी तरह की त्रुटि की कोई संभावना नहीं है और राष्ट्र हित में है, तो उसमें संशोधन नहीं करते बल्कि फिर उसी विधेयक को उसी रूप में राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, तो राष्ट्रपति वैसे विधेयक को रोकेगा नहीं, उस पर सहमति देते हुए हस्ताक्षर उसको करना होगा। यानी राष्ट्रपति के हाथ बंधे हुए हैं। यानी आप एक बार पुनर्विचार के लिए भेज दिए तो ये आप अपने विवेक के हिसाब से कर सकते हैं, नहीं तो पहली बार ही नहीं आप उसमें सहमति देकर सिग्नेचर कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है 12 में हमने बताया 112 में बजट है जो राष्ट्रपति वित्तीय वर्ष में प्रत्येक साल संसद में बजट पेश करवाता है और 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। 123 के तहत अध्यादेश क्या होता है? जब कोई मतलब सत्रावसान हो जाता है, यानी संसद में जब सदन नहीं चल रहा होता है और बहुत ही अर्जेंट में या महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित में कोई निर्णय लेना होता है या कोई महत्वपूर्ण निर्णय सरकार को लेना होता है, तो सदन तो है नहीं संसद में सदन सत्रावसान के चलते स्थगित है या अभी विलम्ब है, तुरंत निर्णय लेना है, तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के माध्यम से ये वो अध्यादेश निकालती है। मंत्रिपरिषद का जो मुखिया प्रधानमंत्री होता है, उसके माध्यम से जो नियम बनाए जाते हैं वो राष्ट्रपति स्वयं बना सकता है बिना संसद के रहते, और वह नियम अध्यादेश के रूप में जाना जाता है। लेकिन जो राष्ट्रपति अध्यादेश के तहत जो नियम बनाता है, अध्यादेश जो जारी करता है, यह नियम 6 सप्ताह के लिए ही लागू होता है। यानी 6 सप्ताह तक वो पूरी तरह से संसद के बनाए कानून की तरह ही काम करेगा। लेकिन यदि उस कानून को सदन में संसद के आ जाने पर अगर 2/3 बहुमत से उसको पारित कर दे, तो वो राष्ट्रपति द्वारा पारित विधेयक आगे के लिए कानून बन जाता है, और नहीं तो उसकी स्वीकृति नहीं मिलने पर 6 सप्ताह के अंदर वो अध्यादेश का नियम समाप्त हो जाएगा। यानी सदन में आते ही उसकी स्वीकृति जरूरी है, नहीं स्वीकृति के अभाव में 6 महीना तक का जो मियाद है, जो उसकी अवधि है, उसी समय उसका वो नियम आदेश क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी अध्यादेश जारी कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो 123 के तहत करता है। इसकी मियाद या अवधि कितने समय के लिए होती है? तो 6 सप्ताह के लिए होती है। यानी 6 सप्ताह तक ही ठीक उसी तरह से राज्यपाल अपने राज्य में भी अध्यादेश जारी करता है, लेकिन उसका अनुच्छेद 213 है, यहाँ 123 है। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है 123 है, और उसके तहत जो है वो अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश जारी करने के पीछे उद्देश्य होता है कि तुरंत नियम को बनाना होता है, तुरंत कानून को लागू करना होता है, और इसकी अवधि जो है 6 सप्ताह तक के लिए ही होती है। इसके बाद 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जो है एक अभिलेख न्यायालय होता है। सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय से मतलब है कि जो हमारा सर्वोच्च यानी सुप्रीम कोर्ट है, वो अपने बहुत सारे निर्णय देते रहता है, बहुत सारे फैसले को देता है, तो अपने निर्णयों को एक अभिलेख के रूप में जमा करता है, और उसके ये अभिलेख जो है अन्य अधीनस्थ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में एक नियम का काम करता है। यदि कोई मामला, किसी मामले पर कोई निर्णय दिया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, तो अन्य न्यायालयों के लिए वो एक तरह से कानून बन जाता है। और खुद जो है अगर उसी मैटर पर कोई अगर न्यायालय फिर सर्वोच्च न्यायालय में आए, तो उसी आधार पर उसको फिर से
उस पर वो आदेश दे देता है। अगर उसको बदलना होता है तो फिर डबल बेंच में या फिर एक एक कमीशन बिठाकर उसको मतलब उस नियम को बदला जाता है। जब तक बदल नहीं दिया जाता है उसके दिए गए सारे निर्णय नियम के तहत माने जाते हैं, कानून के रूप में माने जाते हैं और वही उस न्यायालय के प्लस अधीनस्थ न्यायालय के लिए नाजिर के रूप में एक उदाहरण के रूप में काम करता है और तब तक काम करता है जब तक सुप्रीम कोर्ट बहुमत से उस निर्णय को बदल नहीं देता है। इसलिए उसके सारे रिकॉर्ड सारे मतलब फैसले एक बुक के रूप में एक अभिलेख के रूप में उसको लिख कर रखा जाता है ताकि आने वाले भविष्य में उसके निर्णय अन्य जगह पर भी लागू हो जाए। तो आप लोगों ने देखा कि अनुच्छेद 29 के तहत जो कानून बनाया गया वो 129 के तहत अभिलेख न्यायालय। तो कई बार ये प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करेगा तो उसके लिए कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 129 अनुच्छेद इसके तहत आता है। अनुच्छेद 148 जो है, अनुच्छेद 148 क्या कहता है कि भारत में एक सीएजी की नियुक्ति होगी और जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और 21 अनुच्छेद के तहत करेगा तो 148 के तहत करेगा। सीएजी का मतलब कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल, यानी इसका नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है, जिसको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक क्या होता है? आपको जो सार्वजनिक धन का व्यय हो जाने के बाद उसकी जांच करता है। बहुत सारे घोटाले देश में जो पता चलते हैं तो उस घोटाले को पर्दाफाश कौन प्रकाश में लाता है? तो ये सीएजी ही लाता है। जितने भी घोटाले हुए, चाहे चारा घोटाला हो, अलकतरा घोटाला हो, जेब घोटाला हो या बोफोर्स कांड घोटाला हो, बहुत सारे अनगिनत घोटाले अपने देश में होते रहे और इन घोटालों को प्रकाश में लाने का काम भारतीय संविधान के तहत गठित राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सीएजी करता है, जिसको परीक्षा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के नाम से जाना जाता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक यह जो है व्यय हो जाने के बाद और कई ऐसे घोटालों का पर्दाफाश करता है और इसके रिपोर्ट संसद में रखवाया जाता है और इस सदन में रखने के बाद सारे सदस्यों को इसकी प्रति या सूचना हो जाती है और उसके बाद संसद में हंगामा का एक माहौल खड़ा हो जाता है और आए दिन ऐसे लोगों को घोटाला के लिस्ट में एक मुद्दा बन जाता है और बहुत दिनों तक ये मुद्दा लोगों का पीछा नहीं छोड़ता है। तो कई बार अधिकारी, मंत्री या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री सभी लोग को एक डर बना रहता है कि अगर हम इस तरह का कोई भी अगर घोटाला करते हैं तो उससे हमारा पिंड छूटना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारे करने के बाद उसको देख रेख के लिए एक वॉच डॉग के रूप में, किस रूप में? तो वॉच डॉग के रूप में सीएजी काम करता है। वो गंदगी की सफाई के समय वो गंदगी को तो देखता ही है और आने वाले मंत्री, नेता, अधिकारियों के लिए एक नजीर बन जाता है, क्योंकि उसके रिपोर्ट संसद में रखा जाता है। इसलिए जो भी राजनेता हैं या फिर अधिकारी हैं उनको बहुत ही सावधानी से वित्तीय मामलों के मामले में उन्हें ध्यान देनी पड़ती है कि कहीं वॉच डॉग उनकी इन कमियों को न पकड़ ले। और जब पकड़ लेता है तो आए दिन ऐसे लोग घोटालों के लिस्ट में बहुत लंबे समय तक उनका पीछा नहीं छोड़ता है, चाहे वे कितने बड़े अपने आप को बड़ा नेता क्यों नहीं समझे। और यही कारण है कि सीएजी
कभी भी किसी को छोड़ता नहीं है। यानी वो 100 का परीक्षण तो करता है, लेकिन कब, जब पूरे खेल खत्म हो जाता है, लेकिन उसका रिपोर्ट काफी मायने रखता है और नेताओं की पोल खोल देता है और उनकी ईमानदारी पर बेईमानी का ठप्पा लगा देता है जो कभी मिटता नहीं है, और जिसके चलते कई बार उन नेताओं को परेशानी भी झेलनी पड़ी है, कई बार चुनाव से वंचित भी हुए हैं, कई बार उनके आने वाले पार्टी और उनके परिवार के लोगों को भी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। लेकिन हमारी जनता जो है बहुत जल्दी ही इन बातों को भूल जाती है। हम लोग जाति धर्म वर्ग में बटे हुए हैं और इसका फायदा हमारे राजनेता उठा लेते हैं, लेकिन बदनामी कभी भी पीछा नहीं छोड़ती है। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कुछ महत्वपूर्ण संविधान के अनुच्छेद और उससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी जानकारी आपको मिल रही है उसमें काफी सावधानी के बाद मैंने इन बातों को बताने का प्रयास किया। शायद ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और उससे अन्य लोगों को भी आप इस वीडियो के बारे में बताएं। धन्यवाद।